डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग करेंसी है और इसी डॉलर को यूएसए एक करेंसी की तरह नहीं, एक वेपन की तरह यूज़ करता है। डॉलर यूएसए को इतना पावर देता है कि वो बिना कुछ किए ही सिर्फ डॉलर के ज़रिए पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आखिर डॉलर कैसे बना सब करेंसीज का बाप और इसी डॉलर के दम पर यूएसए पूरी दुनिया को कैसे नचवाता है, सब कुछ जाने थे हम इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले टाइम सारा ट्रेड गोल्ड में किया जाता था। उस टाइम गोल्ड ही था पूरे ग्लोब की करेंसी। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर दो आइलैंड है, यहाँ पर ए रहता है और यहाँ पर बी रहता है। जो बी है, मान लो इसने बहुत सारा राइस उगाया और जो अब ए है ये गया इसके पास राइस लेने, तो इस राइस के बदले इसको गोल्ड देना पड़ता था। जैसे हम आज कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो बदले में हमें नोट देना पड़ता है, बस उस टाइम नोट की जगह गोल्ड देना पड़ता था। गोल्ड को करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था और गोल्ड ही था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन गोल्ड के साथ बहुत सारे रिस्क हुआ करते थे। उनमें से सबसे मेजर रिस्क थे सिक्योरिटी एंड ओवरबर्डन। जो इस ए ने सोना लिया बी को देने के लिए, बीच में ही कोई और बंदा आकर उस सोने को लूट लेता है तो ये बंदा तो पूरा बर्बाद हो गया ना। और दूसरा रिस्क था ओवरबर्डन। अब मान लो इस बंदे को कुछ ज़्यादा ही सामान लेना है, अब जितना ज़्यादा सामान उतना ज़्यादा गोल्ड भी इसको अपने साथ लेना होगा। तो उस गोल्ड को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेने में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि ये भारी बहुत हुआ करता था। अब इन सब चीज़ों से तंग आकर पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। पेपर मनी ने कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पेपर मनी में क्या होता था कि मान लो ए बंदे के पास गोल्ड है और इसको बी से सामान लेना है, तो ये क्या करेगा कि ये जाएगा बैंक जैसी किसी जगह पर और वहाँ पर अपना इतना गोल्ड जमा करेगा जितने का इसको सामान लेना है। वो बैंक वाले इसको एक पेपर देंगे और जितना भी गोल्ड इसने जमा किया उतने वैल्यू इस पेपर पर लिख दे। और अब ये बंदा उस पेपर को लेकर बी के पास जाएगा और उसको ये पेपर देकर बदले में उससे सामान लेगा और ये बंदा भी उस पेपर को रखेगा। जब भी इसको गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बैंक में ये पेपर लेकर उतना गोल्ड लेगा। इस पेपर मनी ने सिक्योरिटी एंड ओवरबर्डन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और 19th सेंचुरी में ये पेपर सिस्टम यूएसए में बहुत फेमस हुआ था। इस पेपर की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, इसके बैकअप में जो गोल्ड था उसकी वैल्यू थी। और फिर धीरे धीरे ये पेपर मनी नोट करेंसी में चेंज हुआ। धीरे धीरे हर कंट्री नोट प्रिंट करने लगी इसी पेपर मनी के कॉन्सेप्ट पर। मतलब क्या है कि जितनी भी एक कंट्री नोट प्रिंट करती उतना गोल्ड उनको अपने लॉकर में रखना पड़ता था। मान लो 100 करोड़ मनी प्रिंट किए किसी कंट्री ने तो उनको 100 करोड़ जितना गोल्ड भी रखना पड़ता था। और अब उसी करेंसी को लोग मार्केटों में भी यूज़ करने लगे, ये सोच के नहीं कि उस करेंसी की यानी नोट की कोई वैल्यू है, बल्कि उसके पीछे गोल्ड की वैल्यू पर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक शॉपकीपर हो, किसी ने आपसे कुछ सामान लिया और बदले में उसने आपको 2000 दिए। आप उन पैसों को बैंक में जाके उतना गोल्ड ले सकते हो। तो गोल्ड था हर करेंसी का बैकअप। वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले 1914 तक दुनिया की तकरीबन सारी करेंसी गोल्ड से लिंक हुआ करती थी। फिर हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े, जिसकी वजह से उनको अपना सारा गोल्ड गंवाना पड़ा, जिसमें 90 टन्स गोल्ड सिर्फ जर्मनी ने भेजा। और अगर अब किसी भी करेंसी की बैकअप में गोल्ड नहीं तो करेंसी की कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन उस टाइम यूएसए के पास दुनिया का 75% गोल्ड आ गया था। यहाँ पर यूएसए ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर यूएसए कहता है कि आप ही करेंसी के बैकअप में गोल्ड नहीं तो कोई बात नहीं, डॉलर के बैकअप में तो गोल्ड भर के है, इसीलिए आप अपनी करेंसी को हमारे डॉलर से लिंक करो। और इसका एक ये भी रीज़न है कि यूएसए की जो करेंसी थी वो एक तो रिलायबल और स्टेबल थी। कुछ टाइम तक ऐसे ही चला और फिर हुआ वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को चेंज किया, लेकिन यूएसए को वर्ल्ड वार 2 से भी कुछ खास नुकसान नहीं झेलना पड़ा। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो भी ग्लोबल लीडर्स थे वो ढूंढने लगे कोई सूटेबल फाइनेंशियल सिस्टम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर 1944 में होता है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दुनिया के मेजर 49 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है और 700 के अराउंड इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। इस टाइम तक यूरोप की सारी कंट्रीज़ यूएस पर डिपेंड थी और यूएस के पास दुनिया का 75% गोल्ड भी था। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो उस टाइम डॉलर के बगैर कोई और चारा भी नहीं था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि यूएस का डॉलर रिलायबल और स्टेबल दोनों है, तो सारी कंट्रीज़ अपने देश की करेंसी को डॉलर से लिंक करें। ये वो टाइम था जहां डॉलर बना सारी करेंसीज़ का बाप।
35 औंस होता है 1 किलो के बराबर। 1 औंस गोल्ड की कीमत $35 रख दी गई। उस टाइम ये कहा गया कि आप $35 लाओ, बदले में 1 औंस गोल्ड ले जाओ। इसमें ऐसा होता था कि मान लो अगर इंडिया को कुछ बाहर से ख़रीदना हो, पहले इंडिया का रुपी डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस कंट्री को वो डॉलर देना होगा और फिर वो कंट्री उन डॉलर को अपनी करेंसी में वहाँ पर कन्वर्ट करती। लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो दोनों कंट्रीज़ को कन्वर्जन चार्ज देने पड़ते हैं और दूसरा डॉलर को यूएस फेडरल रिजर्व कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है कि कौन सा डॉलर कहाँ पर यूज़ होगा और कौन सी कंट्री डॉलर में ट्रेड कर सकती है। ये किसी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के उसको डॉलर में ट्रेड करने से रोक भी सकती है। पूरी की पूरी अथॉरिटी ही इनके पास है। और ये रहे वो कंट्रीज़ जिन पर इन्होंने अब तक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। मतलब इन कंट्रीज़ को उन सारी कंट्रीज से ट्रेड करने में रोका गया जो खाली डॉलर में ट्रेड करते हैं। मतलब एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूएसए डॉलर के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल और दुनिया पर रूल दोनों करता है। वर्ल्ड वार 2 में तकरीबन हर कंट्री को नुकसान झेलना पड़ा, सिर्फ यूएसए ही एक कंट्री है जिसको कुछ खास नुकसान नहीं झेलना पड़ा। फिर 1955 में होता है वियतनाम वार शुरू। ये एक तरह का कोल्ड वार होता है कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस के बीच में। यूएसए भी इस वार में खुद को इन्वॉल्व करता है और इसी इन्वॉल्वमेंट ने यूएसए को भिखारी बना दिया। यूएसए में इन्फ्लेशन आसमान को छूने लगी और यूएसए को ट्रेड में घाटा होने लगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से 1971 में यूएस ने गोल्ड को डॉलर से डीलिंग कर दिया। जो भी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में किया गया था वो सब खत्म। अब डॉलर ही डॉलर है, बैकअप में गोल्ड बिल्कुल भी नहीं। और अब जिस करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं, उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। डॉलर की वैल्यू ख़त्म। और अब बाकी कंट्रीज़ डॉलर को ट्रेड के लिए यूज़ क्यों कर दें? क्योंकि अब ये भी एक आम करेंसी थी। धीरे धीरे अब डॉलर की सुप्रीमेसी ख़त्म होने लगी। तो यहाँ पे यूएसए ने लगाया दिमाग। 1973 में यूएसए सऊदी अरब को कन्विंस करता है ऑयल को डॉलर में बेचने के लिए। सऊदी यूएसए से कहता है कि ठीक है, ऑयल तो मैं डॉलर में बेच दूंगा, लेकिन जो मेरे पास डॉलर आएगा उसका मैं क्या करूंगा? तो उससे यूएसए कहता है कि आप वो सारे डॉलर यूएस में इन्वेस्ट करना, यहाँ पर ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग्स खरीदना, बिजनेस पर पैसे लगाना। और यूएसए ने कहा कि इस एग्रीमेंट के बदले हम तुमको मिलिट्री एड इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे तुम मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही। जो सऊदी अरब के पास उतनी पावर नहीं थी, आज वो भी मिडिल ईस्ट का सुपर पावर है। सऊदी ने इस डील को एग्री किया और सऊदी खुद ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मेंबर है। तो सऊदी ने खुद के साथ साथ इन सारी कंट्रीज़ को कन्विंस किया ऑयल को डॉलर में भेजने के लिए। ओपेक के ग्रुप में टोटल 13 कंट्रीज़ आती हैं। फाइनली ये सारी कंट्रीज़ ऑयल डॉलर में भेजने लगे। और अब ऑयल की ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है। अब ऑयल ख़रीदना है तो डॉलर तो देना ही पड़ेगा। यहीं से डॉलर फिर से उठ के आ गया और सऊदी ने बहुत सारा पेट्रो डॉलर यूएस में इन्वेस्ट किया है। ये इतना है कि अगर सऊदी अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दे तो यूएसए की पूरी इकनॉमी हिल सकती है। 2016 में यूएसए ने 9/11 बिल पास करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी के दबाव में इसको पास ही नहीं कर पाए। तो कुल मिला के यूएसए सऊदी को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। और यही डॉलर अब तक भी ग्लोबल करेंसी बनी हुई है। फ्यूचर में क्या कोई करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर पाएगी?